सभी मेरे प्यारे वाईडी व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी की एडिटोरियल क्लास में। हर रोज होने वाली इस क्लास में मैं आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन को एक साथ लेकर के एक सेशन में आता हूं ताकि आप अपने एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें। आप देखेंगे अगले आधे घंटे में अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश का तो आप अपने अंदर से उस कॉन्फिडेंस को फील करेंगे अगर मेरी अप्रोच से आप इसको पढ़ते हैं तो। आज का ये सेकंड एडिटोरियल है सोबरिंग असेसमेंट, इसका टाइटल है। देखिए इकोनॉमिक एडिटोरियल है, बैंक पीओ के मेंस में इस तरह के आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा इसका डिफिकल्टी लेवल है, तो आज आप अपनी असेसमेंट भी करें आपको कितना इंग्लिश जो है पढ़ने में आप एबल हैं। शुरू करेंगे, चलिए सोबरिंग असेसमेंट को आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा सोबरिंग असेसमेंट ऑन आरबीआई's एनुअल रिपोर्ट। फिर बता रहा हूं मैं, पूरी वीडियो को एक सीटिंग में देखना। अच्छे लेवल का एडिटोरियल है, टुच्चा नहीं है, आपको कुछ नया ही सिखा करके जाएगा। देखो सोबर वर्ड आपने सुना होगा, आपने दो तरह के वर्ड सुने होंगे, एक तो होता है ड्रंकर्ड, एक होता है सोबर। जिसने पी रखी है वो है ड्रंक और जिसने नहीं पी रखी वो होता है सोबर, है ना। तो वहीं से इस सोबर वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं। सोबर का मतलब होता है डल, सोम्बर, सीरीन, उदास। अब जो पिया हुआ है वो तो बहुत नाचना कूदना करेगा, है ना, तो वो है ड्रंकर्ड, है ना, वो ड्रंक मैन है। सोबर मैन वो है जो उदास है, जिसने पी नहीं रखी, होशोवास में है। तो सोबर वर्ड का मतलब ये होता है उदास, है ना, डल, सोम्बर या सीरीन। अब सोबरिंग का मतलब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन गया ये, सोबर करने वाला, ऐसी चीज जो आपको उदास बनाए। वर्ड्स को मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि आप इनको पहले से ही जानते हो इन वर्ड्स को, है ना, सिर्फ आपका नजरिया आपको चेंज करना है। तो सोबरिंग मतलब उदास करने वाला। असेसमेंट का मतलब होता है जायजा, किसी चीज का इवैल्यूएशन, एस्टिमेट, अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब भी होता है जायजा। तो करेक्ट, ऐसा जायजा आया, किसी ने ऐसा इवैल्यूएशन किया है जो बड़ा उदास करने वाला है। इस जायजे को देख करके सब उदास हैं। अब देखो ये उदास कहां से हुए, कौन सा जायजा है, कह रहा ऑन आरबीआई's एनुअल रिपोर्ट। ये बात हो रही है आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट की। अब देखें एनुअल रिपोर्ट क्या कह रही है अपने इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है द आरबीआई's एनुअल रिपोर्ट मेक्स क्लियर देयर इज मोर पेन इन स्टोर फॉर द इकोनॉमी। आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है ना, सालाना जो रिपोर्ट है, इस चीज को साफ कर देती है, मेक क्लियर कर देती है। अच्छा क्या कि और पेन अभी बाकी है, देयर इज मोर पेन, अभी भी बहुत सारा दर्द और तकलीफ बाकी है, इन स्टोर बाकी है, और किसके लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। तो आरबीआई की रिपोर्ट साफ करती है इस चीज को, अर्थव्यवस्था के लिए और भी बहुत सारा पेन, बहुत सारी सफरिंग इन स्टोर है, बाकी है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाला जो अपना फ्रेज आया इन स्टोर। आपने देखो इसका मतलब समझे आप, हर वो चीज इन स्टोर होती है जो कि वेट कर रही होती है फ्यूचर में आपके लिए। समथिंग अवेटिंग फॉर यू, समथिंग दैट इज इमिनेंट, समथिंग दैट इज फॉरकमिंग, समथिंग दैट इज श्योर टू हैपन इन द नियर फ्यूचर इज इन स्टोर फॉर यू, है ना। आप कभी कभी इस फ्रेज को भी सुनोगे, आई डू नॉट नो व्हाट इज इन स्टोर फॉर माई डेस्टिनी, मुझे नहीं पता मेरे नसीब में आगे क्या रखा है। तो इन स्टोर नाम की फ्रेज का मतलब समझे, आगे आने वाली चीज जो आपको मिलने ही वाली है। तो आरबीआई कह रहा है कि इकोनॉमी को बहुत सारा पेन इन स्टोर है, मिलने ही वाला है। सेंटेंस में देखने की एक और अच्छी चीज है, दो क्लोज हैं। पहला क्लोज है एनुअल रिपोर्ट, उसकी सब्जेक्ट की वर्ब है मेक्स। दूसरे क्लोज का सब्जेक्ट है मोर पेन, उसकी वर्ब है इज। सब्जेक्ट वर्ब ग्रीन और पिंक कलर में मार्क किया हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए। येलो कलर के अंदर कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचता हूं, जैसे इन स्टोर का मतलब क्या होता है, जैसे लैंडस्केप का मतलब क्या होता है। तो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं येलोज के अंदर। इस तरह से आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको पढ़ने में इसको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। समरी दे देता हूं मैं आपको मालूम चले किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये मेरे भाई लोग, आरबीआई ने एनुअल रिपोर्ट अपनी जारी की है, हर साल करता है ना। इस एनुअल रिपोर्ट में उसने बताया कोविड के आने के कारण अपनी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए। दूसरी चीज क्या बताइए कि चेंजेस तो आए हैं, बहुत खराब चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी आगे भी कई सारे चेंज आने बाकी हैं और परेशानी हम लोगों को इकोनॉमिकली आने वाली है कंट्री को। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है ये तो होना ही था, है ना। इसने आरबीआई और सरकार दोनों की खूब प्रशंसा की है, ये बोल करके कि आपने अपना पार्ट बखूबी निभाया है, लेकिन इस चीज को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि लॉकडाउन लगने से अर्थव्यवस्थाएं हमेशा नीचे आती हैं। तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड है अपना एडिटोरियल आज, है ना। बहुत ही जो पेसिमिस्ट है, बहुत ही निराशावादी है ना। तो इसकी आज की टोन भी यही है
पैसिमिस्टिक इसकी टोन है, बहुत बुरी तरीके से निराश है आगे के फ्यूचर को लेकर के। तो ये इसकी आज की समरी है ना, बुराई अच्छाई किसी की नहीं कर रहा बल्कि अच्छाई कर रहा है सरकार की, और ये कह रहा है कि इस अर्थव्यवस्था के पेन से जो हमें आने वाला है सबको एक साथ मिलकर के ही निपटना है। शुरू करेंगे। इस समरी को कमेंट सेक्शन में डालें अपनी भाषा में लिख करके, हिंदी से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके, है ना। चलिए आज हम रात में मॉडल्स करने वाले हैं, रात को 8:30 बजे जरूर से हाजिर रहें। 8:30 बजे मॉडल वर्ब्स को शुरू करेंगे, अच्छे तरीके से सीखें मेरे साथ, लाइव करने वाले इस वीडियो को चैनल के ऊपर। चलिए आगे बढ़े। कह 3 weeks आफ्टर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइडेड टू होल्ड फायर ऑन इंटरेस्ट रेट्स अमिड एक्सेलरेटिंग रिटेल इन्फ्लेशन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज फोरकास्ट मोर पेन फॉर द इकोनॉमी। सिंपल है शुरू में, आगे जाके अच्छे वर्ड्स आएंगे। कह रहे 3 हफ्तों के बाद, 3 weeks आफ्टर। अच्छा किसके? इसकी मॉनेटरी पॉलिसी ने जब डिसाइड किया, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जब ये फैसला लिया, और किस चीज़ का? होल्ड करने का फायर को। होल्ड फायर करना मतलब होता है थोड़ा सा पेशेंस रखना, अभी आने वाले वक्त का इंतजार करना। तो कह रहे जब इसकी मॉनेटरी पॉलिसी ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इंतजार करेंगे आने वाले वक्त का, होल्ड फायर करेंगे, और किस चीज़ के ऊपर? इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। ना इनको बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, आने वाले वक्त को देखेंगे पहले। तो कह रहे इसके 3 महीने के बाद। अच्छा ये कब हुआ ये काम? अमिड ये हुआ बीच में एक्सेलरेट होते हुए, बढ़ते हुए रिटेल इन्फ्लेशन के, है ना, जो रिटेल का महंगाई की दर है उसके बढ़ते हुए होने के बीच में हुआ। कह रहे इसके 3 हफ्ते बाद हुआ क्या? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसने फोरकास्ट कर दिया है, उसने भविष्यवाणी कर दी है किस चीज़ की? और पेन की, और सफरिंग की, और दर्द की, पूरी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के लिए। तो कह रहा इस पूरे काम के 3 महीने के 3 वीक के बाद RBI ने बोला है कि इस अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सारा अभी भी पेन बाकी है। अब सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब आप मेरे साथ मिलाएंगे जरूर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ग्रीन में हमारा सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है डिसाइडेड पिंक में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्ब है हैज फोरकास्ट। अब इस फोरकास्ट वर्ब, चलो फोरकास्ट को बाद में देखते हैं, पहले ये बताओ मुझे होल्ड फायर। देखो ये बना कैसे है? फायर करना जानते हैं आप, जब भी आप किसी पे फायर करेंगे आप उस पर शूट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप होल्ड फायर कर रहे हैं ना, तो आप अपनी फायर को, अपनी बंदूक को दूसरे पे शूट करने से अपने आप को रोक रहे हैं। जनरली होल्ड फायर एक कमांड होती है जो बैटलफील्ड में दी जाती है। आपका जो कमांडर होगा वो बोलेगा होल्ड फायर, अभी अपनी फायर को होल्ड करो, पहले एनिमी का जायजा लेंगे फिर एनिमी को फायर करेंगे। तो होल्ड फायर फ्रेज को आप ऐसा समझे है ना। तो जब आप किसी चीज पे फायर होल्ड करते हैं ना, तो मतलब आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे, अभी वेट एंड वॉच करेंगे। यही काम RBI इंटरेस्ट रेट्स पे कर रहा है। अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा आपको, सिर्फ ट्रांसलेशन करने से इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। फोरकास्ट वर्ब की खासियत है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पोज लूंगा, हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म फोरकास्ट। आप मुझे बताएं ये फोरकास्ट वर्ब की क्या खासियत है, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, फोरकास्ट एक ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं, है ना। फोरकास्ट 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 आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए। ये सारी की सारी वही वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स कभी भी चेंज नहीं होती हैं। इनमें से भी इन वालों को आप ज़्यादा ध्यान करें, कास्ट, फोरकास्ट, थर्स्ट, कोस्ट, क्विट, शट, बस्ट, जिनको जनरली आप एग्जाम में गलत करके आते हैं। हर्ट का हर्टेड लिखते हैं, स्प्रेड का स्प्रेडेड लिखते हैं, क्विट का क्विटेड लिखते हैं, शट का शटेड लिखते हैं। तो ये नहीं होगा, इनकी कभी भी फॉर्म चेंज ना की जाए। चलिए आगे बढ़े। कह रहे इट्स असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमिक लैंडस्केप एंड इट्स प्रोग्नोसिस फॉर नियर टर्म प्रोस्पेक्ट्स पॉजिट अ डार्क पिक्चर ऑफ डिमांड होलोड आउट बाय सीवियर शॉक टू प्राइवेट कंजम्पशन। इतना पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है इसका जो असेसमेंट है, अच्छा किसका भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इट लगा के इसी की बात कर रहे हैं ना। कह रहे इसका जो जायजा है इकोनॉमिक लैंडस्केप का, आर्थिक परिदृश्य का, आर्थिक सीनरी का। तो अगर इसने जो जायजा लिया ना हमारी इकोनॉमिक सीनरी का, आगे इकोनॉमी कैसे रहने वाली है, और इसका जो प्रोग्नोसिस है, और जो इसका अंदाजा है, और जो इसका भविष्यवाणी है, और किसके लिए? नियर टर्म के लिए, थोड़े से वक्त के लिए आगे के, और उसके प्रोस्पेक्ट्स के लिए, उसमें होने वाली संभावनाओं, लाइवलीहुड्स के लिए। कह रहे इसका जो असेसमेंट और इसका जो प्रोग्नोसिस, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये पॉजिट करते हैं, ये हाइपोथेसाइज करते हैं, ये सपोज करते हैं, ये इमेजिन करते हैं, परिकल्पना करते हैं एक बहुत ही स्टार्क पिक्चर की, एक ऐसी तस्वीर की जो बहुत ग्लूमी है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है, हार्श है। समझ गए मेरी बात को? तो ये दोनों चीजें आगे के लिए एक स्टार्क पिक्चर को दिखाते हैं, एक बहुत ही काली तस्वीर को दिखाते हैं, पॉजिट करते हैं। अब देखो ये तस्वीर कैसी है, ये तस्वीर है, ऑफ लगा के बता रहा है, डिमांड के होलो आउट हो जाने की,
मांग के खोखले हो जाने की। और कैसे? बाय द सीवियर शॉक टू प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन को बहुत ज्यादा शॉक मिलने के कारण। देखो प्राइवेट कंजम्पशन क्या होता है, आप और मैं जब बाजार जाकर के टूथपेस्ट पेट्रोल डलवाते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर, है ना, कोई भी सामान खरीदते हैं किराना वाले से, ये प्राइवेट कंजम्पशन है, आप और मैं कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही। तो अगर प्राइवेट कंजम्पशन को बहुत शौक मिला है, लोगों की जेब में पैसा कम है, इसकी वजह से डिमांड हो गई है होलो आउट। ये दिखाती है एक तो ये तस्वीर, है ना, डिमांड खोखली हो गई है। अच्छा, और क्या दिखाती है तस्वीर? अब देखो दूसरी चीज बताएगा, पब्लिक फाइनेंसेस स्ट्रेन्ड बाय द इंपेरेटिव ऑफ फंडिंग मिटिगेशन मेजर्स। अब देखो प्राइवेट कंजम्पशन तो आपने सीख लिया, आपका और मेरा पैसा। अब है पब्लिक फाइनेंसेस, मतलब सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा जो सरकार के पास है। कह रहा है पब्लिक फाइनेंसेस के स्ट्रेन्ड होने के कारण, दबाव में होने के कारण, तंगी में होने के कारण, और कैसे उस इंपेरेटिव से, उस जरूरत से, उस नेसेसिटी से जो है फंड करने की, पैसा डालने की, ऐसे मेजर्स में जो है मिटिगेशन के, लोगों को राहत पहुंचाने के। तो सरकारें राहत पहुंचाने के लिए लोगों को बहुत सारा पैसा दे रही है, उसकी वजह से सरकार के फाइनेंसेस भी स्ट्रेन्ड है, सरकार भी तंग हाल में है। अच्छा, तीसरी क्या तस्वीर दिखाती है? एनीमिक एपेटाइट फॉर इन्वेस्टमेंट अमंग कॉर्पोरेट्स एंड क्रेडिट फ्लो इंपेंडिंग रिस्क एवर्जन अमंग बैंकर्स। कह रहा है एक तो एनीमिक एपेटाइट हो गई है, एनीमा जानते हैं ना आप, एनीमिया क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है खून में। तो ये एक ऐसी एपेटाइट है, एक ऐसी भूख है जो कम हो गई है, एनीमिक भूख है, इसमें बहुत ब्लड कम है, ऐसी भूख है ये। और किसकी ये भूख है? इन्वेस्टमेंट की, है ना। और किसमें? कॉर्पोरेट्स में। तो कॉर्पोरेट्स आज की डेट में बिल्कुल भी एक पाई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उनकी भूख इन्वेस्टमेंट की एनीमिक है, बहुत कम हो गई है। और क्रेडिट फ्लो जो है ना, उसका इंपेंडिंग रिस्क है, क्रेडिट के फ्लो होने का, पैसे के फ्लो करने का आगे आने वाला एक रिस्क है, उसका एवर्जन हो रहा है, उस रिस्क से बचा जा रहा है बैंकर्स के द्वारा। बैंकर्स किसी को भी लोन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है पैसा वापस नहीं आएगा। कह रहे ये सब की चीजें हैं, टू नेम बट अ फ्यू, ये इनका नाम मैं ले सकता हूं, पर ये सिर्फ थोड़ी सी हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी हैं। देखो मैंने इसको खोल के समझाया आपको, हर चीज को क्या कहना चाह रहा है। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका असेसमेंट जो जायजा है हमारे आर्थिक परिदृश्य का, हमारे इकोनॉमिक सीनरी का, और इसकी जो भविष्यवाणी है नियर टर्म के प्रोस्पेक्ट्स की, आगे आने वाले जो है लाइकलीहुड की संभावनाओं की। कह रहे दोनों चीजें जो हैं ये पॉजिट करती हैं, परिकल्पना करती हैं, हाइपोथेसाइज करती हैं एक बहुत ही काली तस्वीर को, स्टार्क पिक्चर को। अब ये तस्वीर क्या है? इन चारों चीज़ों की है। पहली चीज़ है डिमांड खोखली हो गई है, प्राइवेट कंजम्पशन को शौक लगने के कारण लोगों की जेब में पैसा नहीं है, कुछ बाजार में जाके खरीदे। दूसरा, सरकार के फाइनेंस जो है स्ट्रेंड है, सरकार की जो है तंग हालत में है, तंगी में है, क्योंकि एक नेसेसिटी आ गई थी कि फंड किया जाए पब्लिक को राहत पहुंचाने वाले मेजर्स को। तो सरकार ने बहुत सारा पैसा पब्लिक को बांट दिया है, सरकार भी तंगी में चल रही है। तीसरा, कॉर्पोरेट्स बिल्कुल भी मूड में नहीं है, उनकी बिल्कुल भी भूख नहीं है इन्वेस्टमेंट की, एक पैसा भी कहीं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, एनीमिक एपेटाइट वाले हो गए हैं। चौथा, बैंक जो है वो आगे आने वाले इंपेंडिंग जो आने वाला रिस्क है ना, उसको एवर्स कर रहे हैं। वो एवर्स करना मतलब उससे बच रहे हैं, ऐसे बैंकर्स हैं। वो बिल्कुल भी क्रेडिट को फ्लो होने नहीं देना चाह रहे, एक भी पैसा किसी भी आदमी को दे नहीं रहे लोन में, क्योंकि उनको डर लगता है लोन वापस नहीं आएगा। तो कह रहा है ये चार चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में से सिर्फ इनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। आई थिंक समझ गए होंगे। वर्ड्स देख लेना, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है, पर जिसको इसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा ना, उसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको बैकग्राउंड पता लगे, है ना। देखो लैंडस्केप, सीनरी, प्रोग्नोसिस वर्ड बना है डायग्नोसिस और प्री से। डायग्नोस करना मतलब बीमारी का पता लगाना, प्री डायग्नोसिस मतलब प्रोग्नोसिस बीमारी होने से पहले उसका पता लगाना, है ना। तो इसको कहते हैं आगे की भविष्यवाणी। प्रोग्नोसिस मतलब पहले से ही किसी चीज के अंदर की बीमारी को पता लगाना। पॉजिट करना, परिकल्पना करना, सपोज करना, हाइपोथेसाइज करना, इमेजिन करना। स्टार्क मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड हो, ब्लीक हो, हार्श हो, काला हो। होलोड आउट होता है मतलब खोखला हो चुका। अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो हॉलो सिलेंडर की क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर आपको सिलेंडर की मोटाई निकालनी होती है, थिकनेस, है ना। तो बाहर की रेडियस ली, फिर अंदर की रेडियस ली, फिर बाहर का निकाला, फिर अंदर का निकाला, फिर माइनस किया, फिर वो निकली। तो वो हॉलो सिलेंडर क्या होता है? खोखला, है ना। तो हॉलो आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है खोखला हो चुकी कोई चीज, हॉलो हो गई, आउट हो गई है। स्ट्रेन मतलब जिसका गला घुटा हो, चौकड हो, एकदम जो है बहुत तनाव में हो। इंपेरेटिव होती है नेसेसिटी, किसी चीज की जरूरत। मिटिगेशन होता है राहत पहुंचाना, रिलीफ, एसुएज, रिप्रीव, है ना। ये सब के सब जो है रिलीफ के, राहत के सिनोनिम है। एपेटाइट होती है भूख, एवर्जन होता है किसी चीज को, अवॉइडेंस, किसी चीज को अवॉइड करने की आपकी क्वालिटी एवर्जन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा चैलेंजिंग है पर डरे नहीं, चैलेंजेस ही आपको इंसान बनाते हैं, एक बेहतर इंसान। कह रहे द कोविड-19 इंड्यूस्ड इकोनॉमिक कंट्रैक्शन दैट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ in the fiscal first quarter is now almost certain to extend
through the July-September period. The RBI said in its annual report. कह रहा कोविड-19 से इंड्यूस हुआ कोविड-19 के द्वारा उकसाया हुआ, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा कोविड-19 के द्वारा उकसाया हुआ जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है, जो आर्थिक सिकुड़न है। अच्छा, कौन सी आर्थिक सिकुड़न है भाई? जिसने मैनिफेस्ट किया अपने आप को, जिसने रिवील किया, जिसने खुलासा किया खुद का, जिसने दिखाया खुद को इस फिजिकल के फर्स्ट क्वार्टर में, फिजिकल फर्स्ट क्वार्टर में। कह रहा है ये जो एक कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये इज अब है लगभग सर्टेन, पक्का ही एक्सटेंड होना। ये कॉन्ट्रैक्शन, ये सिकुड़न आगे जरूर बढ़ेगी। और कब तक? जुलाई सितंबर पीरियड के अंदर। कहने वाला कौन? ये आरबीआई है, इसने ऐसा सेट किया अपनी एनुअल रिपोर्ट में। तो कह रहे जो कोविड ने शुरू किया था वो जुलाई सितंबर तक चलने वाला है। ऐसा मत समझो कि ये सब सही हो जाएगा, आगे भी चलेगा। मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेट करना, दिखाना, एग्जिबिट करना, रिवील करना। जब कोई चीज मैनिफेस्ट करती है अपने आप को, मतलब वो चीज सबके सामने आ रही है। तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन ऐसे सबके सामने आया है, ऐसे उसने मैनिफेस्ट इटसेल्फ किया है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा ऑब्जर्विंग दैट द रीइम्पोजिशन और स्ट्रिक्टर इम्पोजिशन ऑफ लॉकडाउन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन जुलाई एंड अगस्त had mainly contributed to damping the tentative revival in momentum seen in the preceding 2 months. It said several recent high-frequency indicators pointed to an unprecedented retrenchment in activity. बहुत ही देखो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस तो ये है ही, और आपको देख करके थोड़े बोरिंग भी लगेंगे, पर आप समझो इनके पीछे कहना क्या चाह रहा है। बहुत अच्छी स्टोरी है इनके पीछे, समझना इसको। ऑब्जर्व करते हुए इस चीज का ध्यान में लेते हुए इस चीज को, दैट वो चीज क्या है कि फिर से लगा देना, री इम्पोज कर देना, फिर से इम्पोज कर देना, या स्ट्रिक्ट तरीके से इम्पोज करना, बहुत ज्यादा तरीके से, हार्ड तरीके से इम्पोज करना, लगाना। किसको? लॉकडाउन को। और कहाँ पे? अलग अलग हिस्सों में देश के। और कहाँ पे? जुलाई एंड अगस्त में। कह रहा ऑब्जर्व करते हुए इस बात को, लॉकडाउन बार बार लगे और लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली लगे जुलाई अगस्त में देश के अलग अलग हिस्सों में। कह रहा इन लॉकडाउन्स ने ना मेनली, मुख्यतः प्राइमरीली कंट्रीब्यूट किया है, हिस्सेदार बने हैं डैम्प करने में, डिस्करेज करने में, धीमा पड़वाने में इस टेंटेटिव रिवाइवल को। ऐसी थोड़ी सी रिवाइवल को जान को जो टेंटेटिव थी, थोड़े वक्त के लिए आई थी टेम्परेरी। और रिवाइवल किस में? उस मोमेंटम में, उस रफ्तार में, सीन जिसको देखा गया था पिछले 2 महीने के दौरान। तो हुआ क्या था? मार्च में लॉकडाउन लगा, अप्रैल में लगा, मई जून में थोड़ा सा खुला, तब थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई, फिर जून जुलाई अगस्त में फिर थोड़े थोड़े लॉकडाउन लगे। तो इसने ऑब्जर्व किया कि बार बार जो लॉकडाउन लगे और जो बार बार तेज तरीके से लगे जुलाई अगस्त में, इन्होंने ही हिस्सेदार बने हैं रिवाइवल जो थोड़ी सी आई थी, थोड़ी सी जान आई थी इकोनॉमी में, उसको टेंटेटिवली डैम्प करने में, उसको डिस्करेज करने में। और कब से? पिछले 2 महीनों के दौरान। कह रहा ऐसा ऑब्जर्व करते हुए इट साइड इसने ऐसा कहा कि बहुत सारे हाल के रिसेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो है ना, वो पॉइंट टू करते हैं, इशारा करते हैं एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड, जो आज तक ना हुई रिट्रेंचमेंट है एक्टिविटी के अंदर। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कमी, डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़न। तो कह रहा ऐसा ऑब्जर्व करते हुए कि लॉकडाउन के कारण ऐसा हुआ है, इसने कहा कि बहुत सारे रिसेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जो पॉइंट करते हैं कि ऐसी रिट्रेंचमेंट आ गई एक्टिविटी में जो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी गिरावट हमने आज तक अर्थव्यवस्था में नहीं देखी। अब देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ रेशोज होते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि अपने को बता देते हैं इकोनॉमी की करंट सिचुएशन क्या है। तो उसने इंडिकेशन को साइट किया है। अब देख लेना वर्ड्स देखने वाले, ऑब्जर्विंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है, इसकी मेन वर्ब है सेट, इट की मेन वर्ब है सेट, और इट की प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है ऑब्जर्विंग, है ना। चलो, टेंटेटिव मतलब थोड़े वक्त के लिए, टेम्परेरी। डैम्प करना मतलब किसी को भिगा देना, किसी को गीला कर देना, किसी को डिस्करेज कर देना, है ना। जब आप किसी चीज को डैम्प करते हो ना, तो उस चीज को आप बढ़ावा नहीं देते हो, उसको आप नीचे गिराने की कोशिश करते हो। अच्छा, रिट्रेंचमेंट मतलब कमी, डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। कह नोटिंग दैट द सर्विस सेक्टर्स हैज बीन अ प्राइम मूवर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक फ्लैग्ड द फैक्ट दैट whatever consumption had survived the shock was now manifesting as essential spending, with services including transport and hospitality among completely eviscerated. इससे अच्छे सेंटेंसेस आपको नहीं मिल सकते चैलेंज करने के लिए। नोट करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन, नोट करते हुए दैट इस बात को। अच्छा, किस बात को भाई? कि जो सर्विस सेक्टर है ना, हैज बीन वो रहा है,
सबसे बड़ा मूवर, प्राइम मूवर, और किसका? इंडियन इकोनॉमी का। कह रहा सर्विस सेक्टर ही इंडियन इकोनॉमी के पहियों को आगे मूव करवा रहा है। इस बात को नोट करते हुए हुआ क्या? जो सेंट्रल बैंक था, अब इसकी मेन वर्ब आ जाएगी फ्लैग। इस सेंट्रल बैंक ने फ्लैग कर दिया, इस सेंट्रल बैंक ने इशारा करके साफ साफ बता दिया इस फैक्ट की तरफ, इस तथ्य की तरफ, इस स्टेटमेंट की तरफ। और वो क्या है? कह रहे जो भी कंजम्पशन बचा था इस शॉक के बाद, जो भी थोड़ा सा कंजम्पशन है, डिमांड बची थी इस शॉक के बाद, वो अब दिखा रही है, वो नाउ मैनिफेस्ट हो रही है। और कैसे? इसेंशियल स्पेंडिंग के तौर पे, जरूरी स्पेंडिंग के तौर पे। और कैसे हो रही है ये? सर्विसेज के, जिसमें शामिल है ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी, दोनों के दोनों, इन दोनों के एवरेज रेट होने के बाद, इन दोनों के पूरी तरह से तहस नहस होने के बाद। एक बार रिपीट करता हूं, फिर सेंटेंस को समझना। नोट करते हुए कि सर्विस सेक्टर ही प्राइम मूवर है इंडियन इकोनॉमी का, यही आगे बढ़ाता है अर्थव्यवस्था को। आरबीआई ने फ्लैग कर दिया, इस फैक्ट की तरफ इशारा कर दिया कि जो भी कंजम्पशन बचा था, सरवाइव किया था इस शॉक में, इस झटके में, अब वो मैनिफेस्ट कर रहा है, दिखा रहा है एसेंशियल स्पेंडिंग के तौर पे खुद को। अब जरूरी स्पेंडिंग के तौर पे ही वो निकल करके आ रहा है। और कैसे आ रहा है? सर्विस सेक्टर के पूरी तरह एविसरेट होने के बाद, तहस नहस होने के बाद, और वो सर्विस सेक्टर जिसमें शामिल है ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी। मैं अब इसके मीनिंग बता देता हूं आपको, सारे के सारे वोकैब के, फिर इसका एक है ना छोटे से लाइन के अंदर, एक लाइन में इसको समराइज कर दूंगा मैं। मीनिंग क्या है? फ्लैग करना, किसी की तरफ इशारा करना, किसी चीज के ऊपर आप झंडा लगा देते हो लाल रंग का कि यहाँ पे खतरे की जगह है ना, तो अब आपने उसको फ्लैग कर दिया झंडा लगा के। तो फ्लैग वो वहीं से निकली है, किसी चीज की तरफ जोर का इशारा करना कि देखो ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है, फ्लैग कर दिया। अच्छा, इसेंशियल स्पेंडिंग वो स्पेंडिंग है जो आप और मैं किए बिना जी नहीं सकते। दूध लाना पड़ेगा, आटा लाना पड़ेगा, सब्जियां लानी पड़ेगी, ऐसी स्पेंडिंग जो कि होनी ही थी, चाहे कितना भी कम पैसा हमारे पास हो। एविसरेट करना मतलब किसी, देखो अगर आप नॉनवेज खाते हो तो मुझे नहीं पता, ऐसा कहते हैं कि उसकी आंतड़ियां बाहर निकाली जाती हैं, है ना, मुर्गे वुर्गे की, तो आंतड़ी वांतड़ी बाहर निकालते हैं, उसके लिए वर्ब यूज करते हैं एविसरेट करना। शायद आप नहीं करते होंगे, कसाई करता होगा ये काम, है ना, आपने तो आंतड़ियां नहीं देखी होंगी, खाते होंगे आप। पर एविसरेट करने का मतलब क्या होता है? आंतड़ियों को बाहर निकालना। इनकी अलग डिश भी बनती है ना आंतड़ियों से, है ना। तो अगर आप किसी चीज को एविसरेट कर रहे हैं ना, तो आप उसको कमजोर बना रहे हैं, क्योंकि आंतड़ियां निकाल रहे हैं, भले ही मार के निकाल रहे हैं, अगर जिंदी चीज की निकालेंगे तो आप उसको कमजोर बनाएंगे। तो एविसरेट करना मतलब क्या होता है? तहस नहस तरीके से कोई चीज कमजोर होती है ना, आंतड़ियां तक बाहर आ जाती हैं, उसको कहते हैं एविसरेट होना। अब देखो इसका समरी ये है कि सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर हमारी कंट्री को थोड़ा सा इकोनॉमी को सपोर्ट दे रहा था, पर जब से ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बंद हो गया है, इस सर्विस सेक्टर की भी आंतड़ियां निकल गई हैं। अब सिर्फ हमारे पास एसेंशियल स्पेंडिंग बची है, थोड़ी बहुत जो हम कर रहे हैं बाजार में। सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी एरर है यहाँ पे, दैट होना चाहिए था हैड से पहले, क्योंकि हैड सर्वाइव्ड को सही वर्ब नहीं मिल रही। कंजम्पशन की वर्ब है वाज नॉट मैनिफेस्टिंग, हैड सर्वाइव्ड के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ आना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसप्रिंट होगा ये, कह रहे द सेंट्रल बैंक विच हैज गेमली अटेम्प्टेड पैंडेमिक प्रूफिंग डिमांड बाय इंक्रीजिंग इट्स नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय अ थर्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर is however likely to find itself strapped for resources in the coming months। अब ध्यान से देखो, कह रहा है जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, जिसने गेमली अटेम्प्ट किया था, गेमली मतलब ब्रेवली, कोरेजियसली, बोल्डली, पूरी हिम्मत और साहस के साथ। कह रहा है ये आरबीआई है, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली है ना, सरकार है, कह रहा है केंद्र सरकार है, जिसने पूरी बहादुरी के साथ अटेम्प्ट किया था, कोशिश की थी पैंडेमिक प्रूफ करने का डिमांड को। डिमांड के ऊपर इस महामारी का कोई फर्क ना पड़े, पैंडेमिक प्रूफ हो जाए, जैसे बुलेट प्रूफ होता है ना, तो पैंडेमिक प्रूफ हो जाए डिमांड। और कैसे किया था? इंक्रीज करके बढ़ा के इसके नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सरकार ने अपना खर्चा बढ़ा दिया, है ना। और कैसे? 1/3 33%, और कहां पे? फर्स्ट क्वार्टर में, पहले तिमाही के अंदर। तो कह रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये वो वाली सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने ये सारा काम किया था बड़ी बहादुरी के साथ। कह रहे ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये है, हालांकि लाइकली, अब संभावित, ये फाइंड करेगी अपने आप को, पाएगी खुद को स्ट्रैप्ड, बहुत ही तंगी में, रिसोर्सेज के लिए, संसाधनों के लिए, आने वाले महीनों के अंदर। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना सारा जोर उस शुरू की इस तिमाही के अंदर लगाया डिमांड को पैंडेमिक प्रूफ बनाने के लिए, और लगता है अब सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे तंगी झेलनी पड़ेगी। स्ट्रैप्ड वर्ड होते हैं, जब स्ट्रैप्ड होते हैं तब तंगी में होते हैं। आई एम स्ट्रैप्ड फॉर कैश, मैं कैश के लिए बहुत तंगी में हूँ। दे आर स्ट्रैप्ड फॉर फूड, वो फूड की बहुत तंगी में है, समझ गए ना। तो स्ट्रैप्ड होते हैं तो आप उस चीज की तंगी में होते हैं। कर एज अ रिजल्ट it would have little leeway to continue to undergird momentum। कह रहा इस प्रकार से, इस तरीके से, as a result,
इसके पास वुड हैव होगा बहुत ही कम फ्रीडम, बहुत ही कम आज़ादी कंटिन्यू करने की, जारी रखने की, किसकी, इस मोमेंटम को अंडरगर्ड करने की। अंडरगर्ड करना नया वर्ड है, सपोर्ट करना, वॉल्स्टर करना, अपहोल्ड करना, किसी चीज को सहारा देना। कह रहा ऊपर की चीज देखो तो लगता है अब ज्यादा आजादी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, लीवे नहीं है कि अपने इस सपोर्ट को वो कंटिन्यू रखे, जारी रखे। लीवे वर्ड को देख लेना, एल्बो रूम बोलते हैं, फ्रीडम बोलते हैं, आजादी बोलते हैं, उसको कहते हैं ली वे। अंडरगर्ड मैंने आपको बता दिया। कह रहा स्टेट्स टू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड देयर finances so tightly squeezed as to have to cut capital spending। कह रहे जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनसे भी यही एक्सपेक्टेड है, आशा है कि वो भी फाइंड करेंगे अपने फाइनेंसिस को, अपने पैसों को इतना ज़्यादा स्क्वीज्ड, इतना ज़्यादा चूसा हुआ। स्क्वीज्ड मतलब जैसे नींबू को निचोड़ देते हैं ना, निचड़ा हुआ है ना, तो स्टेट्स भी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि पाएंगे हुए कि उनके जो पैसा है वो इतना निचुड़ गया है, इतने ज़्यादा फाइनेंशियल निचुड़ गए हैं, और वो इतने की कि उनको हैव टू करना ही पड़ेगा कट कैपिटल की स्पेंडिंग को। थोड़ा सा कैपिटल स्पेंडिंग को उनको कम करना पड़ेगा। रोडे वोडे ब्रिज उनको अब जो है कम बनवाएंगी हमारी स्टेट्स। समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वीज करना मतलब जैसे नींबू को स्क्वीज करते हैं, एकदम दबा देना, ऐसे इनके फाइनेंसिस आज की डेट में दबे हुए हैं। कैपिटल स्पेंडिंग वर्ड को नोट करें, ऐसी स्पेंडिंग जिसके अंदर आप कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, हाईवे, ब्रिजेस, है ना, नहरें बनवाएंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे जो 15, 20, 50, 100 साल चलेगा। दैट वर्क इज कॉल्ड कैपिटल स्पेंडिंग। कह रहा है इन इट्स प्रिस्क्रिप्शन टू ओवरकम द फंड्स क्रंच, however the central bank appears to run into a contradiction। कह रहा है अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, आपको चोट लगी, डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवाई लिख के दी, वो दवा की पर्ची को कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन, मतलब सलाह। तो कह रहा है अपनी सलाह के अंदर, अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, और क्यों, ओवरकम करने के लिए, विजय पाने के लिए, फतह पाने के लिए, फंड्स के क्रंच पे, फंड्स की तंगी पे। तो जो आरबीआई ने प्रिस्क्रिप्शन दी है ना कि कैसे पैसे की तंगी से निजात पाई जाए, कह रहा हालांकि इस प्रिस्क्रिप्शन में सेंट्रल बैंक जो है, हमारा आरबीआई जो है, दिखाई देता है कि वो रन इनटू हो गया, वो जा बिठा है एक कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर, एक उल्टी चीज के अंदर। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, सुबह आपने बोला मैं नॉर्थ में था, शाम को आप साउथ में पाए गए, तो आपकी बातों में विरोधाभास है ना। तो अपनी बात के अंदर ही विरोधाभास में आरबीआई दिख रहा है, अब ये बताएगा वो क्या विरोधाभास है आगे, है ना। तो ये प्रिस्क्रिप्शन इसकी थोड़ी सी गलत है, उल्टी है। अब देख लेना, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब सजेशन, एडवाइस, प्लान। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास बोल सकते हैं, इसको डिलेमा बोल सकते हैं ना। अच्छा, रन इनटू मतलब किसी चीज के अंदर जाके क्रैश होना, है ना। रन इनटू मतलब किसी चीज से इनकाउंटर करना, मिलना। ओवरकम मतलब फतह पाना। अब देखो बताएगा, कह रहा द आरबीआई सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट शुड हेल्प क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू टारगेटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट दैट कुड बी फंडेड बाय मोनेटाइजिंग असेट्स इन स्टील, कोल, पावर, लैंड एंड रेलवेज। कह रहा आरबीआई सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए क्राउड इन करने के लिए। क्राउड इन करना मतलब पूरे जमघट के साथ किसी चीज को इन अंदर बुलाना। समझ रहे हो मेरी बात को, क्राउड के अंदर। कह रहा आरबीआई कहते हैं कि सरकार को हेल्प करनी चाहिए कि वो क्राउड इन करे, जमघट में बुलाए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट लोगों से निवेश को। और कैसे, टारगेटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट करके। ऐसी पब्लिक इन्वेस्टमेंट सरकार करे जो टारगेटेड हो, सिर्फ क्राउड इन करना ही उसका टारगेट हो, लोगों को लुभाना उसका टारगेट हो। अब देखो ये इन्वेस्टमेंट कौन सी है, जो कि दैट फंड की जा सकती है पैसे में बदल के, बेच करके असेट्स को, कहां पे, स्टील, कोल, पावर, लैंड और रेलवेज के अंदर। आरबीआई क्या कर रहा है, इसमें तो आप अपने असेट्स बेच दो, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अपना शेयर बेच दो, वहां से पैसे निकालो, उस पैसे को किसी और सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, और ऐसे इन्वेस्ट करो कि कई प्राइवेट प्लेयर्स भी आकर के उसके अंदर इन्वेस्ट करें आपको देख करके। मतलब कुछ ऐसा करो कि एक जगह से बेचो और दूसरी जगह आप वहां पे जाके खरीदो। तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रही है आरबीआई की जो प्रिस्क्रिप्शन है, कहा है कि बेचो भी और खरीदो भी, तो सरकार कैसे करेगी दोनों के दोनों काम एक साथ। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मोनेटाइज देख लेना, किसी चीज को कैश में बदल देना, टू सेल समथिंग फॉर मनी। अब यहाँ पे मैं जानता हूँ कुछ भावी पीओ हैं, एस्पायरेंट्स, जो क्लर्क और पीओ का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं या एसएससी का भी कर रहे होंगे, वो थोड़े से दहशत में होंगे कि ये सब कुछ हम कैसे करेंगे जो सर बता रहे हैं, इतना कुछ, है ना, ये सब इकोनॉमी के अंदर इतना डीप में हम कैसे जाएंगे। मेरे भाई ये बिल्कुल भी डीप नहीं है। अगर आपने 50 एडिटोरियल पढ़ लिया ना इकोनॉमी के, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ईजी है पढ़ना। कोशिश करो, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करके समझना आपको, है ना। कह रहा बट गिवन दैट प्राइवेट कंपनीज हैव बीन ईदर टू हाईली इन डेट and therefore keen to use gains from the government's corporate tax rate cut to repay loans, or loath to raise capital spending when saddled with excess capacity
इट इज हार्ड टू सी द गवर्नमेंट रेजिंग मच ऑफ इट्स प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स। ध्यान से देखना, कह रहा लेकिन जो दिया गया देखते हुए गिवन, और क्या चीज दैट वो ये कि प्राइवेट कंपनियां या तो हैं हैव बीन, या तो इधर हैं किसमें, बहुत ज़्यादा डेट में, बहुत ज़्यादा कर्जे में, और इस प्रकार से एंड देयरफॉर बहुत कीन है, बहुत ही उतर आई हैं इस काम को करने पे, और कीन किस चीज़ पे है, यूज़ करने पे, इस्तेमाल में लेने पे उन फायदों को, नफ़ों को जो सरकार के कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट से आया, सरकार ने इनका टैक्स की रेट को कम कर दिया। तो कह रहे हैं या तो वो बहुत हाईली डेट में है, या सरकार के टैक्स की कट जो है उसके फायदे को यूज़ करने के लिए वो कीन है। अच्छा, कहाँ यूज़ करेंगे भाई, इस्तेमाल कहाँ करेंगे इस पैसे को, रीपे करने के लिए लोन्स को, है ना, लोन्स को चुकता करने के लिए। अच्छा, या फिर वो लोग है बिल्कुल अनिच्छुक है, अनविलिंग है कि वो रेज करेंगी कैपिटल स्पेंडिंग को, वो अपनी कैपिटल स्पेंडिंग को बढ़ाएंगी, नया प्लांट, नई मशीनरी, नई गाड़ी, नई जमीन खरीदेंगी, है ना, और कब, जब वो बोझ से भरी हुई हैं, सडल विद हैं एक्सेस कैपेसिटी के साथ, माल उनके पास ज्यादा है, कैपेसिटी उनके पास ज्यादा है, माल उनका कोई खरीदता नहीं बाजार के अंदर, समझ गए ना, जब वो बोझ से दबी हुई हैं एक्सेस कैपेसिटी के। कह रहा है इस सब के होते हुए, इस सब को देखते हुए, कह रहा है ये बड़ा मुश्किल है देखना कि सरकार रेज करेगी, इट इज वेरी हार्ड टू सी द गवर्नमेंट रेज करते हुए इसको, और किसको, मच ज्यादा इसकी जो प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स हैं उनमें से। तो ये कितना भी प्राइवेटाइजेशन कर ले, ज्यादा प्राइवेट प्लेयर उसके अंदर जाकर के पैसा फूंकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो पाई पाई को मोहताज हैं और चाहते हैं कि अपना लोन चुका दें, सरकार से जो भी फायदा मिला उससे हम अपना फायदा उठाएं। तो इन्वेस्टमेंट कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं करना चाहता। समझ गए सेंटेंस को। सैडल विद मतलब बोझिल, लोथ मतलब अनविलिंग, किसी काम को करने को तैयार नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अल्टीमेटली एज एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन हैज एक्नॉलेज्ड द सेंटर may opt to marshal its meager resources more prudently and wait for the curve of infection to start flattening before committing to any further stimulus spending। कह रहा है अल्टीमेटली आखिरकार, जैसा कि हमारे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने भी मान लिया है, हैज एक्नॉलेज्ड, कि सेंटर को ऑप्ट कर लेना चाहिए, सेंटर को इस चुनाव को चुनना चाहिए कि वो मार्शल करे, कि वो सही तरीके से, सही ऑर्डर में लगाए, सही क्रम में लगाए इसके थोड़े से रिसोर्सेज को, और कैसे, और ज़्यादा प्रूडेंटली, और ज़्यादा समझदारी से, और यही सेंटर वेट करे इस कर्व को, जो इन्फेक्शंस का, कि वो स्टार्ट हो फ्लैट होना, है ना, इन्फेक्शन जो है आने कम हो, और किससे पहले, बिफोर कमिट करने से पहले किसी और स्टिमुलस स्पेंडिंग को, किसी और ऐसे खर्चे को जो अर्थव्यवस्था में स्टिमुलस को, थोड़े से एनकरेजमेंट को लेकर के आए। तो हमारे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने क्या बोल दिया है, अभी जो हो रहा है होने दो, आंखें कर लो बंद, जब तक कोरोना नीचे नहीं आए तब तक सरकार एक पैसा और खर्च ना करे, जैसे कोरोना नीचे आए फिर सरकार को फिर से थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए, है ना। मार्शल वर्ड को देख लेना, जब आप मार्शल करते हो चीज़ों को तो आप उनको सही ऑर्डर में लगाते हो, जैसे आप बैटल फील्ड के अंदर सोल्जर्स को लगाते हो ना, भाई राइफल वाला है सबसे आगे, स्नाइपर वाला है सबसे पीछे, समझ गए ना, तो वो मार्शल करने का काम होता है वो, इसीलिए उनको फील्ड मार्शल भी बोला जाता है, जो लोग बैटल फील्ड में लोगों की पोजीशन को लगाते हैं, है ना। तो मार्शल करना मतलब चीज़ों को सही ऑर्डर में लगाना, कि पहले तू फिर तू फिर तू। तो इस तरह से सरकार को ये ऑप्ट करना चाहिए। मीगर मतलब बहुत थोड़ा सा, ना के बराबर, है ना, थोड़ा सा। फ्लैटन आप जानते हैं, स्टिमुलस मतलब एनकरेजमेंट। कह रहा है अ रिवाइवल विल एंस्यू ओनली वंस कंज्यूमर्स रीगेन कॉन्फिडेंस टू गो आउट एंड स्पेंड। कह रहा है एक रिवाइवल जो है इकोनॉमी में, जो जान है ना, जो फिर से फूंकने वाली जान है, जो वो एंश्यू होगी, वो निकल करके आएगी महज तभी जब कंज्यूमर्स रीगेन करते हैं कॉन्फिडेंस को, फिर से पाते हैं विश्वास को, और बाहर जाते हैं और स्पेंड करते हैं। देखो पैसा तो पड़ा है पर घरों में पड़ा है, बाहर कोई निकलना नहीं चाह रहा उसको खर्च करने के लिए। तो रिवाइवल तभी आएगा जब लोग विश्वास के साथ बाहर आकर के पैसे को खर्च करना शुरू करेंगे। अंशु वर्ड को देख लेना, फॉलो करना, अगर करना, कम अप होना, निकल करके आना, अंशु होना। कह एंड दैट ऑफ नाउ सीम्स अ फेयर डिस्टेंस अवे। और वो चीज़ है ना अभी के हिसाब से दिखाई देती है काफ़ी दूर, फेयर डिस्टेंस अवे। तो लगता नहीं है आजकल में कंज्यूमर निकल करके आएगा और पैसे को खर्च करेगा। आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आज इसको 10/10 दे देंगे, है ना। 10/10 इसका डिफिकल्टी लेवल है। अच्छा लगा हो तो जरूर से एक शेयर देना वीडियो को। मैं पूरे इस तरीके से बनाता हूँ, मैं 100% आपको अंडरस्टैंडिंग दूँ, मेरे 100% एफर्ट्स भी आपको दिखेंगे, है ना। क्योंकि मुझे किसी काम को करने में मज़ा तब आता है जब मैं उसको पूरी शिद्दत के साथ करूं और अच्छे तरीके से करूं कि उसका कुछ मीनिंग निकले। तो जरूर से एक लाइक और एक शेयर देके इस वीडियो को आगे इसको रीच करवाएं लोगों तक। साथ ही साथ शाम को 8:30 बजे जैसा मैंने आपको बताया मॉडल की वीडियो में लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग आउट।